तो चलिए एक ऐसे सवाल को समझते हैं जो शायद हम सबके मन में आता है कि जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो हमारी अपनी तरक्की इतनी मुश्किल क्यों महसूस होती है। आइए इस पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक काफी हैरान करने वाले नंबर से। पता है 1968 में अमेरिका का जो न्यूनतम वेतन था, अगर उसे आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो वो $14 प्रति घंटे के बराबर था। जरा सोचिए, ये 50 साल से भी पहले की बात है। अगर तब इतनी मजदूरी देना मुमकिन था तो आज क्यों नहीं, जबकि आज हम ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा प्रोडक्टिव है। यही सवाल हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट में छिपा है जो 20वीं सदी के आखिर में पूरी दुनिया में शुरू हुआ, और इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। इकोनॉमिस्ट इसे एक नाम देते हैं, द ग्रेट डीकपलिंग। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि वो लिंक टूट गया जहां कंपनी की ज्यादा कमाई का मतलब कर्मचारी की ज्यादा तनख्वाह होता था। प्रोडक्टिविटी यानी हर घंटे में पैदा होने वाली वैल्यू, वो तो आसमान छूती रही, लेकिन जो औसत सैलरी थी वो लगभग वहीं की वहीं थम गई। और ये ग्राफ इस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। देखिए, दशकों तक प्रोडक्टिविटी और सैलरी की लाइनें एक साथ हाथ में हाथ डालकर ऊपर जा रही थी। मतलब देश की तरक्की का फायदा सीधा सीधा कर्मचारियों तक पहुंच रहा था। लेकिन फिर यहां देखिए, एक लाइन तो ऊपर निकल गई पर दूसरी लगभग सपाट हो गई। ये कनेक्शन यहीं टूट गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारियों की मेहनत से बना ये एक्स्ट्रा पैसा उनके वेतन में नहीं जा रहा तो आखिर जा कहाँ रहा है? इसका जवाब हमारी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके में ही छुपा है। देखिए, इकोनॉमी में पैसा मोटा मोटा दो तरीकों से कमाया जाता है। एक है श्रम, यानी नौकरी करके जो सैलरी मिलती है, और दूसरा है पूंजी, यानी आपकी जो संपत्ति है जैसे स्टॉक, प्रॉपर्टी या बिजनेस, उससे होने वाली कमाई। सारा का सारा खेल इसी बंटवारे का है, और इसी बैलेंस पर, इसी तराजू पर सब कुछ टिका हुआ है। ये तय होता है कि आर्थिक विकास का फायदा किसे मिलेगा, मेहनत करने वालों को या फिर उन्हें जिनके पास पहले से संपत्ति है। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए ये बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर आती है सबसे चौंकाने वाली बात। हाल की स्टडी से ये पता चलता है कि आज जो इनकम इनइक्वालिटी यानी आय की असमानता इतनी बढ़ गई है, उसका लगभग 50% कारण सिर्फ यही है कि पैसा श्रम से खिसककर पूंजी की तरफ चला गया है। मतलब आधा फासला सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि मुनाफे का ज्यादा हिस्सा मालिकों की जेब में गया, कर्मचारियों की नहीं। तो अब इस ग्लोबल ट्रेंड को थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देखते हैं ये कहानी यहाँ कैसे आगे बढ़ी। इंडिया की कहानी इस मामले में बहुत दिलचस्प है। आजादी के बाद करीब 30 सालों तक आर्थिक नीतियां ऐसी थीं जिनसे आय की असमानता असल में घट रही थी। लेकिन 1980 के दशक के बाद आर्थिक उदारीकरण की नई नीतियों ने इस पूरे ट्रेंड को एकदम से पलट कर रख दिया और असमानता तेजी से बढ़ने लगी। रिसर्चर्स चांसेलर पिकेटी का ये डेटा इस बदलाव का एक शॉकिंग रिजल्ट दिखाता है। जरा देखिए, जहां देश की कुल आय में टॉप 10% लोगों का हिस्सा 30% से बढ़कर 56% हो गया, वहीं नीचे की 50% आबादी का हिस्सा 23% से घटकर सिर्फ 14% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। रिसर्चर्स ने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि ये सिर्फ अमीरों का तेजी से अमीर होना नहीं था, ये असल में संसाधनों का एक बुनियादी ट्रांसफर था, सबसे कमजोर लोगों से दूर अमीरों की ओर। तो अभी तक हमने बड़ी बड़ी बातें की, ग्लोबल, नेशनल फोर्सेस, लेकिन इसका असर एक आम इंसान के अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कैसे पड़ता है, चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर इनकम और वेल्थ यानी आय और संपत्ति, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक अच्छी सैलरी होना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो असली दौलत नहीं है। असली दौलत का जो पैमाना है वो है नेटवर्थ। आसान शब्दों में, इनकम एक टूल है, एक जरिया है, लेकिन मंजिल तो नेटवर्थ है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी की सैलरी बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर उस पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है तो उसकी नेटवर्थ कम हो सकती है, यहां तक कि माइनस में भी हो सकती है। ये डेटा साफ दिखाता है कि वक्त के साथ नेटवर्थ आमतौर पर कैसे बढ़ती है। जैसे जैसे लोग घर जैसी संपत्ति बनाते हैं और रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होती जाती है। इसीलिए सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय संपत्ति बनाना इतना जरूरी है।
तो जब सिस्टम में ही इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति इस मुश्किल आर्थिक माहौल में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आखिर कर क्या सकता है? ये एक साइकिल की तरह काम करता है, एक दुष्चक्र जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब सैलरी ही मुश्किल से गुजारे के लिए काफी हो, तो बचत करना और संपत्ति बनाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। ये चुनौतियां व्यक्तिगत से ज्यादा व्यवस्थागत हैं। हाँ बिल्कुल, इन बड़ी समस्याओं के लिए पॉलिसी लेवल समाधान तो चाहिए ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। पर्सनल फाइनेंस के नियमों को समझना और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना इस माहौल में एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सकता है। और रिसर्च भी इसी बात को सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है जो मुश्किल समय में आपको ताकत देता है और संपत्ति बनाने के नए रास्ते खोलता है, भले ही शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। हम जानते हैं कि ये हर सिस्टम की प्रॉब्लम का हल नहीं है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां सैलरी और संपत्ति के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है, अपने पैसे पर कंट्रोल रखना शायद सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। सोचने वाली बात है ना?